तो बच्चों आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जिस टॉपिक का नाम है फ्रेस्नल डिस्टेंस, है ना। और इससे पहला वाला जो टॉपिक था सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमने डिस्टेंस निकाली थी, जैसे हमने ये वाला है ना एंगुलर विड्थ कैलकुलेट की थी फॉर सेंट्रल मैक्सिमम। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था। अब जो टॉपिक है आपके सामने फ्रेस्नल डिस्टेंस। अब फ्रेस्नल डिस्टेंस क्या होता है, तो आपको याद रखना कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन और लाइट का शो हो रहा है, रेक्टिलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, तो अगर मैं इसको डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूं, जैसे हमने यहाँ पर क्या है स्लिट यूज कर रखा है और ये इस डायरेक्शन में, इसके बाद ये डिफ्रैक्ट होती है आगे की तरफ, तो इस वाले टर्म को, इस वाली लेंथ को, रेक्टिलिनियर जो लेंथ है इसी को बोलते हैं हम क्या, फ्रेस्नल डिस्टेंस। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा है कि फ्रेस्नल डिस्टेंस जो होता है, आप बोलोगे डिस्टेंस अप टू विच रे ऑप्टिक्स इज वैलिड इन टर्म ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, है ना। स्ट्रेट लाइन में ये मूव करेगी, ये याद रखना है। अब यहाँ पर हम बोलेंगे इसके बाद ये बेंड भी हो रही होगी, तो एज देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब आप बोलोगे कि कैसे ये डिफ्रैक्ट होगी, कैसे मूव करेगी, तो वॉलेट आपने पढ़ा होगा वॉलेटेड होता है। कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू, आपको पता है वेवलेंथ अपॉन में क्या हो जाएगा ए। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि साइन जो है मतलब साइन थीटा ये स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोल सकते हो कि थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं लैम्डा अपॉन ए के क्या होगा, इक्वल, इसको मान सकते हैं हम क्या है इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं बोलूँ कि जैसे डायग्राम में हमने लिख रखा है और यहाँ पर हम यूज करना चाहें तो इस वाले ट्रायंगल का यूज कर सकते हो। मान लो एंगल दे रखा है तो फॉर्मूला आप यूज करोगे, ये टोटल हाफ है तो यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे भाई हाफ करेंगे तो a/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और इस वाले टर्म को मैंने रिप्रेजेंट किया है कि इसकी जो डिस्टेंस होगी वो किससे रिप्रेजेंट किया, अपने z से। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस के लिए हम z यूज कर लेंगे, परपेंडिकुलर मेरा a/2 है अपॉन z कर दो, और यहाँ से भी हम बोलेंगे टेन की वैल्यू मतलब स्मॉल एंगल के लिए है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन में 2z। तो ये थीटा की वैल्यू है और ये भी थीटा की वैल्यू है, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा दो भाई, दोनों ही थीटा की वैल्यू है ना, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए और थीटा इक्वल टू a/2z। तो राइट हैंड साइड क्या कर देंगे इक्वल, यहाँ से राइट हैंड साइड इक्वल करोगे तो z की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी कितनी, a²/2 लैम्डा। तो ये फ्रेस्नल डिस्टेंस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और एक और टर्म आपके सामने है, नया टॉपिक, नई डेफिनेशन बोल सकते हो, ये डेफिनेशन टाइप है, कुछ चीजें प्रीवियस ईयर वगैरह में हटा भी रखी हैं लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर देखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव प्लेन होगा, है ना, वहां से आप देखोगे रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके मतलब एक पॉइंट पर क्या करेगी, वहां से डिफ्रैक्ट होना स्टार्ट होगी और वो एंगल सबटेंडेड करेगी, वो स्मॉल एंगल होगा, तो वो मैंने थीटा से लिखा है। और इसका जो अपर्चर होगा मैं बोलूंगा ए से रिप्रेजेंट कर लेना, इसको ऑब्जेक्टिव नाम दे सकते हैं। और इस लेंस से यहां तक जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, यहां तक की डिस्टेंस मान लेना सेंटर तक की, वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया हमने किससे, b0 से, क्लियर है। और इसको नाम दिया है ऑब्जेक्टिव प्लेन, और इधर वाला जो प्लेन है इसका नाम देंगे हम इमेज प्लेन, क्लियर है। रेडियस भी दे रखा है r0 के नाम से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगा, तो जैसे डायग्राम में लिखा है, मैंने बोला कि एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना, डिपेंड नॉट अपॉन ओनली द मैग्नीफाइंग, है ना, केवल ये इस बात पर डिपेंड नहीं होगी, मैग्नीफाई दी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगी मतलब बड़ा करेगी, लेकिन बट आल्सो रिजॉल्विंग इन 2 पॉइंट्स, है ना, ऑब्जेक्ट सेपरेट बाई स्मॉल डिस्टेंस। ये दो अलग अलग वे में क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। और यहाँ पर देखो एंगल क्या दे रखा है, स्मॉल, तो ये हमेशा स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसकी रेडियस को निकालना चाहूँ कि भाई ये रेडियस कितना होगा, तो आप यहाँ पर रेडियस ऑफ, इसको बोलेंगे क्या, रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा नाम देते हैं इसको, है ना, ये याद रखना, रेडियस ऑफ
सेंट्रल मैक्सिमम मतलब आर नॉट मुझे निकालना है, तो आप याद रखना आर नॉट की वैल्यू जो होगी 1.22 लैम्डा है ना न्यू अपॉन में ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम के लिए। और ये किस वाले टॉपिक में हमने निकाला है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके बाद एक और टर्म लिखा हुआ है कि भाई मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई माइक्रोस्कोप, वो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर जो रेडियस थी आपकी आर नॉट जो रिप्रेजेंट किया था डी मिनिमा से उसको डिवाइड कर दो तो आपके सामने मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। और डी मिनिमम निकालनी है, एम को इधर कर दो तो आर नॉट अपॉन एम, और इसकी वैल्यू मुझे पता है पूरे की डी मिनिमम की वैल्यू 1.22 लैम्डा वी अपॉन में एम। इसको यहाँ पर एम की जगह पर जो वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पर पुट कर दो, है ना। और ये वैल्यू बच्चा आपको पता होगा एम इजिकल टू, है ना, लेंस वाले टर्म में आपको पता है वी अपॉन यू होता है, यहाँ पुट करेंगे तो डी मिनिमम की वैल्यू आपके सामने होगा। ठीक, अगर उस केस में आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी इमेज डिस्टेंस की फोकल लेंथ, मतलब इमेज उस फोकस पे फॉर्म होने वाली है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको क्या कर देंगे इक्वल। तो उस केस में हम बोलेंगे कि आप यहां पर जो यू लिखा हुआ है उसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ डाल दो तो डी मिनिमम इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव साइड के लिए तो 10 बीटा आप अप्लाई करो और 10 बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा a/2 अपॉन में f। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई बीटा स्मॉल है, 10 बीटा की जो वैल्यू है वो स्मॉल है, तो अप्रॉक्सीमेटली साइन बीटा के इक्वल, तो साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2f। अगर मुझे a निकालना है 2f को इधर भेज दो तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगा 2f साइन बीटा मिल जाएगी। और यहां से भी हमने d मिनिमम निकालनी है, तो इस वैल्यू को जो आपने यहां पर पुट किया है इस वाले से कंपेयर करा दो, यहां a की जगह पर वैल्यू को पुट कर दो यानी 2f साइन बीटा, तो f से f क्या कर दोगे आप, कैंसिल आउट हो जाएगा जैसे मैंने यहां पर किया है। तो फाइनल d मिनिमम की वैल्यू क्या मिलेगी, आप बोलोगे फाइनल जो डी मिनिमम मिला हुआ है उसको आप क्या बोल सकते हैं हम 1.2 लैम्डा और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 साइन बीटा। अगर रिड्यूज डी मिनिमम है ना, उस केस में हम बोलेंगे कितना रिड्यूज हो रहा है, तो एन साइन बीटा की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल अपर्चर को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं इसकी जगह पर पुट कर सकता हूं कैपिटल एन ए, है ना। तो ये डी मिनिमम की क्या हो जाएगी वैल्यू, ये था आपका किसके लिए, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर के लिए। अब एक और टॉपिक दे रखा है लास्ट, टेलीस्कोप की आपको क्या निकालनी है, रिजॉल्विंग पावर। तो यहां पर देखो कि मैंने बोला है ये ऑब्जेक्टिव प्लेन है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को एल से रिप्रेजेंट किया है, एंगल थीटा दे रखा है और थीटा वेरी स्मॉल होता है। तो मैंने इस डेफिनेशन को लिखा कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या डिफाइन करता है, रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विच आर जस्ट रिजॉल्व बाय अ टेलीस्कोप। तो यहां से आप देखोगे कि जो आर होगा है ना रिजॉल्विंग पावर, वो रेसिप्रोकल कर दो चेंज इन स्मॉल थीटा, है ना, और थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो मैं यहां से बोलूंगा फिर से वैल्यू पुट कर देंगे तो आर इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन में, है ना, ए अपॉन में 1.22 लैम्डा, और इस वैल्यू को बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। और ए क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव डायमीटर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये टॉपिक था आपका आपकी वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। और इससे अगला जो पार्ट दे रखा है वो किसका है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से लेके, तो यहाँ पर कैसे रे ऑफ लाइट प्रोपोगेट करती है ये चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है जैसे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, तो आप याद रखना कि जनरल जो वेव होती हैं वो दो तरह से क्या करती हैं, मूव करती हैं, एक किस फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करें तो आप देखोगे जो पार्टिकल होते हैं वो ऑस्किलेट करते हैं, जिस डायरेक्शन में आपकी कोई रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, मूव, उसी डायरेक्शन में उसके पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, मूव। तो इस तरह की वेव को क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा in the wave in which the particle oscillate along the direction of propagation, है ना, जिधर रे ऑफ लाइट प्रोपोगेट करेगी मतलब वेव प्रोपोगेट करेगी उधर ही आपके पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, मूव कर रहे होंगे सेम डायरेक्शन में, तो उस वेव का नाम क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर मैं बात करूं भाई ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, तो द वेव इन विच द डायरेक्शन, है ना, ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसके पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, तो उस तरह की वेव की नेचर या वो उस वेव को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अब इन्हीं दो वेव का एक, है ना,
टर्म और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जिसको पीपीएल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक ऐसा फिनोमेना जिसके कारण जो रे ऑफ लाइट होगी वो प्रोपोगेट करेगी, मतलब वाइब्रेट होगी, और एक प्लेन फॉर्म होगा, रिस्ट्रिक्टेड प्लेन जिसको बोलते हैं, ये अपोज करता है, और उस रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम, पीपीएल, मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, फिनोमेना ड्यू टू विच द वाइब्रेशन of light are restricted in a particular plane is known as polarization of light। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपकी कैसी रे ऑफ लाइट थी, अनपोलराइज लाइट थी, और ये एक प्लेन से जैसे ही पास आउट होती है, और यहाँ पर देखो डिफ्रैक्शन आपको नजर आ रहा होगा, इसको बोलते हैं पीपीएल। क्या बोलते हैं हम, प्लेन पोलराइजेशन रे ऑफ लाइट, है ना। आगे देखेंगे इस प्लेन से जैसे ही पास आउट होगी तो ये प्लेन पोलराइज लाइट की फॉर्म में होगी, और ये एक अलग आपके सामने शेप फॉर्म करता है, पैरेललोग्राम जैसा दिखाई दे रहा है। आपको याद रखना प्लेन पोलराइजेशन है ये, है ना, जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा है PQRS। कोई दिक्कत है तो ये था PPL, है ना, जहां पर आपको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रे ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। अब एक और टर्म दे रखा है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन था वो क्या था आपका, ये यहाँ पर रे ऑफ लाइट आपकी क्या कर रही थी, वाइब्रेट। तो मैंने बोला प्लेन ABCD विच कंटेन द वाइब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, और इसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, तो जिसको मैंने प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में मैंने नाम दिया आपके सामने जिस शेप का, इसको बोलते हैं PQRS को PPL, मतलब प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो मैंने यहाँ लिखा है प्लेन PQRS परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मतलब ABCD के ऊपर हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल सबटेंडेड करता है। तो ये था प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अगर मैं बात करूं कि भाई प्लेन पोलराइज क्या होता है, तो ये हमेशा एक ऐसी रे ऑफ लाइट को डिफाइन करता है जहां वाइब्रेशन ऑफ द लाइट, है ना, इलेक्ट्रिक, आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक वेक्टर आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर प्लेन, मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी जहां पर वाइब्रेशन हो रहा होगा, है ना, वेव्स का। तो ये था प्लेन पोलराइज। और एक और टर्म आपके सामने दे रखा है पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन। तो ये एक एंगल के साथ होता है, एंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट के नाम से बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द ऑर्डिनरी लाइट जो इंसिडेंट होगी किसके ऊपर, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, द रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम मैक्सिमम रिच इन PPL, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड, और उसी को उस एंगल का नाम होता है पोलराइजिंग एंगल। तो ये था आपका पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसी में पढ़ने वाले हैं हम ब्रूस्टर लॉ, और उसके बाद एक पोलराइजेशन ऑफ लाइट स्कैटरिंग पढ़ेंगे, फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, है ना। तो ये 2-3 टॉपिक हैं, इसी में लॉ ऑफ मोल्स भी होगा। तो ये अगली क्लास में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।